हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग एडुटेरिया का खाकी सीरीज भी स्टार्ट किए थे और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले 3 टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। जो बिहार एसआई का टेस्ट था उसे 3 टेस्ट कंप्लीट कर लिया गया था। आज जो है वो होने वाला है सेट नंबर है 4। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 4 को। इसके पहले आप अगर जो 3 सेट करवाया जा चुका है उसे नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। वो आपके चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 4 को। और ये हमारा है एडुटेरिया बिहार दरोगा का खाकी सीरीज का सेट नंबर 4। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और देखते हैं आज का जो कट ऑफ होने वाला है वो है 65। ठीक है, अगर आप 65 से प्लस हैं या 60 के लगभग हैं तो आपका तैयारी मीडियम टू एबव है। इतना में पीटी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पूछा गया है यहाँ पे कश्मीर घाटी के बारे में। कश्मीर घाटी एवं डल झील बात किया जाए अगर हिमालय का, तो यह दोनों हिमालय के किस भाग में स्थित है। ठीक है, यह पूछा गया है कश्मीर घाटी एवं डल झील किन 2 हिमालय के मध्य स्थित है। किन 2 हिमालय के मध्य स्थित है। अगर बात किया जाए कश्मीर घाटी का एवं डल झील का, तो ये बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। ठीक है, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। देखिए, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इस तरह कुछ क्रम है। ट्रांस हिमालय के बाद आता है KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल। तो कश्मीर घाटी और डल झील वह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी एवं डल झील। बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक एक पर्वतीय दर्रा के रूप में हुआ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो नंगा पर्वत से, देखिए यहाँ है नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, इधर से इधर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है एवं औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। फिर है जौस्कर पर्वत श्रेणी, हिमालय की उत्तरी शाखा है। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल कुछ इस तरह से है, याद रखिएगा KLJP। जौस्कर पर्वत श्रेणी हिमालय की उत्तरी शाखा है और यह उत्तर में लद्दाख श्रेणी और दक्षिण में महान हिमालय के बीच स्थित है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सच्चर जोन द्वारा अलग होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से है, शिवालिक, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड ये हमारा है ट्रांस हिमालय। यहाँ पे है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ITCZ, इंडो तिब्बत सच्चर जोन। ठीक है, ट्रांस हिमालय सच्चर जोन द्वारा अलग होता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय और ये बिगर हिमालय, महान हिमालय है, वो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय इंडो तिब्बत सच्चर जोन द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत है। नामचा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा कश्मीर घाटी, वो हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A। नेक्स्ट देखते हैं, पाट भूमि स्थलाकृति विशेषता है किस प्रदेश की। पाट भूमि, पाट यानी कि समतल भूमि, कहता है यह किसकी विशेषता है, तो यह छोटा नागपुर प्रदेश की विशेषता है। छोटा नागपुर का बात किया जाए तो यह झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का विस्तार मेनली झारखंड में देखने को मिलता है। छोटा नागपुर विभिन्न ऊंचाइयों के पठार की एक श्रृंखला है जिसमें मध्य पश्चिमी भाग के लगभग सर्वोत्तम ऊंचाई के क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला से झारखंड के पलामू, धनबाद, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना, रांची, लोहरदगा, गुमला जिला तक विस्तृत है। ठीक है, याद रखना है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला एवं झारखंड के हजारीबाग, संथाल परगना, रांची, लोहरदगा, गुमला आदि जिला में छोटा नागपुर का विस्तार है। यह पठार कई भागों में बटा हुआ है। दामोदर नदी के उत्तर में कई पठार एवं पहाड़ी का समूह मिलता है तथा दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार विस्तृत है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ देखिए नदी घाटी परियोजना है एवं नदी है। देखिए यहाँ पे
रिहंद परियोजना का बात किया जाए तो यह रिहंद नदी पर है। इसे तो याद रखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिहंद परियोजना है तो जो परियोजना होगा वो वही नदी पे होगा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर। एक याद रखिएगा बिहार जलप्रपात, ठीक है, यह टोंस नदी पर है। बिहार जलप्रपात यह टोंस नदी पर है, बिहार में नहीं है, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना का बात किया जाए तो यह हो जाएगा कृष्णा नदी पे। याद कैसे रखेंगे तो नागा अर्जुन, ठीक है, यहाँ वर्ड क्या आ रहा है अर्जुन, अर्जुन और कृष्ण, ठीक है, अर्जुन और कृष्ण याद रखिएगा। तो नागा अर्जुन कृष्णा नदी पे। पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना यह हो जाएगा गोदावरी नदी पे, ठीक है, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे। माता टीला परियोजना यह हो जाएगा बेतवा नदी पे, ठीक है, माता टीला परियोजना किस नदी पे तो यह हो जाएगा बेतवा नदी पे। तो यहाँ से मिलाइएगा तो 3 4 एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है वो है 4। दोमट मिट्टी किसे कहा जाता है? दोमट मिट्टी किसे कहा जाएगा? दोमट मिट्टी के बारे में बतलाना है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होगा, मृत्तिका का अनुपात यानी कि मिट्टी का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं। नहीं, दोनों के कण बराबर होंगे, ठीक है, बालू के कण का अनुपात अधिक और मृत्तिका का मात्रा कम होती है। मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है, तो सभी बराबर होते हैं, तो वह दोमट मिट्टी कहलाता है। भारत में सबसे अधिक अगर विस्तार देखा जाए तो दोमट मिट्टी का ही है, जलोढ़ मिट्टी का ही है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी 43%, लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15% और लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है 3.7%, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है? किस राज्य में सागवान जो है सागौन वन उसका अधिक संकेंद्रण है? तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। सागौन वन का अधिकतम जब मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सागौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। इन वनों के लिए लगभग जो वर्षा होनी चाहिए 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। विस्तार देखते हैं तो कर्नाटक के अलावा ये वन हिमालय के गिरिपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट के पूर्व भाग, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि में भी पाए जाते हैं। सबसे अधिक पूछा गया है तो सबसे अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्य का सही अवरोही क्रम बतलाना है, यानी कि घटते हुए क्रम कौन सा होगा। तो सबसे अधिक अगर गेहूं का बात किया जाए तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा पंजाब, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है एरिया वाइज, या पंजाब में एरिया कम है। यहाँ पूछा गया है उत्पादक राज्य का, तो यहाँ पे ध्यान देना है उत्पादक राज्य पूछा गया है, उत्पादन का प्रतिशत नहीं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हो जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ पे सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य का, तो चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है। चावल यहाँ पे 3 मौसम में उगाया जाता है। मक्का का बात किया जाए तो मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक। दलहन या दाल का प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। दाल का और मसाला का प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मूंगफली का बात किया जाए तो मूंगफली प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात। जूट में पश्चिम बंगाल, प्राकृतिक रबड़ में केरल, सूरजमुखी में कर्नाटक, ज्वार महाराष्ट्र, कपास में गुजरात, दूध में उत्तर प्रदेश, चीनी में महाराष्ट्र एवं कुल तिलहन में वो है राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7। कौन सा एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? पूछा गया है कोयला क्षेत्र नहीं है। प्रमुख कोयला क्षेत्र का बात किया जाए तो इसमें से रानीगंज यह प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जो रानीगंज है, झरिया है, बोकारो है, ये सभी प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। कोडरमा का बात किया जाए, कोडरमा का बात किया जाए तो कोडरमा यह झारखंड में स्थित है। झरिया बोकारो भी झारखंड में है। हालांकि कोडरमा में कोयला नहीं बल्कि अबरख पाया जाता है, ठीक है, अबरख पाया जाता है कोडरमा में और इसे अबरख राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अबरख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अबरख का प्रमुख अयस्क है पिग्मेटाइट, ठीक है। यह मास्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लैगोपाइट जैसे खनिज का समूह है। यह आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान के खंड के रूप में पाया जाता है। अवसादी चट्टान में कोयला पेट्रोलियम पाया जाता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में कोयला नहीं बल्कि क्या पाया जाता है तो कोयला नहीं बल्कि अबरख पाया जाता है, अबरख पाया जाता है, ठीक है, कोडरमा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8।
भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो है गोवा। प्रथम स्थान पे गोवा, दूसरा नंबर है वो है मिजोरम का, तीसरा नंबर है तमिलनाडु का और चौथा है रैंक वो है केरल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, पूछा गया है सबसे अधिक सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, लेकिन सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो है गोवा में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करें। कोलोरेडो नदी पर हुवर बांध का निर्माण किया गया है। हुवर बांध का निर्माण कोलोरेडो नदी पर। दामोदर नदी पर पंचहेत हिल, ठीक है, दामोदर नदी, पंचहेत हिल, नील नदी पर है आसवान बांध का निर्माण नील नदी पर, और जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध, जाम्बेजी नदी पर, आसवान बांध नील नदी पर, पंचहेत हिल परियोजना है दामोदर नदी पर, और हुवर परियोजना है कोलोरेडो नदी पर। तो आप मिला लीजिए 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10th। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी का पेटी है और यह प्रशांत महासागर पेटी है। रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर में। देखिए ये है पैसिफिक ओशियन और इसके चारों ओर ज्वालामुखी भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ है। क्यों, क्या क्या भूकंप के लिए है? तो सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु है, भूकंप होगा। नवीन वलित पर्वत का क्षेत्र है, नवीन वलित पर्वत है। यहाँ पे इस क्षेत्र में मुख्य रूप से नवीन वलित पर्वत ही है, वह भी एक कारण है। ज्वालामुखीय क्षेत्र है एवं विनाशी प्लेट सीमा का अभिसरण हो रहा है, इस कारण प्रशांत महासागरीय पेटी में इसे रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही नहीं है? हरमट्टन का बात किया जाए, यह प्रमुख चलने वाली पवन है। तो हरमट्टन का बात किया जाए तो यह सऊदी अरब नहीं बल्कि सहारा रेगिस्तान में चलता है। सऊदी अरब नहीं बल्कि सहारा रेगिस्तान के में चलता है। चलने वाली पवनों को हरमट्टन कहा जाता है। चिन्नुक का बात किया जाए तो अमेरिका में रॉकीज पर्वत के नीचे 7 ढलानों पे चलता है। ब्रिक फिल्डर का बात किया जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया में चलता है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। फोन चलता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फोन स्विट्जरलैंड में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, चिन्नुक अमेरिका में, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, वो सुमेलित नहीं है। ए सुमेलित नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह है नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है नाइजीरिया। 2018 के संयुक्त राष्ट्र के जनसांख्यिकी आंकड़ा के अनुसार नाइजीरिया की आबादी है 19.59 करोड़। ठीक है, सबसे अधिक अफ्रीका में कौन सा देश जो है जनसंख्या वाला है वो है नाइजीरिया। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ठीक है, फूड चेन कहलाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीव का क्रम क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है खाद्य श्रृंखला। जैसे ये है ग्रास है यानी कि घास है, घास को खाएगा। इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े को खाएंगे फ्रॉग, मेढक, और ये मेढक को खाएगा स्नेक। तो ये किसका निर्माण कर रहा है? तो ये फूड चेन बन रहा है। क्या बन रहा है? तो यह एक फूड चेन बन रहा है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों का परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए पारिस्थितिकी पिरामिड का, तो पारिस्थितिकी पिरामिड का संकल्पना यह दिया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स एल्टन के द्वारा पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना दी गई थी। नेक्स्ट है किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वह हो जाएगा जलवायु यानी कि क्लाइमेट। देखते हैं अगर भारत का, तो भारत का जलवायु कैसा है? तो वह है मानसूनी।
कैसा है? तो भारत का जलवायु मानसूनी है और जलवायु जो प्राकृतिक प्रदेश को भी प्रभावित करता है। यहाँ पे पूछा गया है प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। देखिए ध्यान देना है, पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है वो वहाँ का जलवायु। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो यह होगा विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति। वही अगर बात किया जाए केंद्र में तो वो हो जाएगा लोकसभा के प्रति, और राज्य मंत्रिपरिषद है तो वो उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा कलेक्टिवली, वो होगा विधानसभा के प्रति। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो मिनिमम एज होना चाहिए, वो होना चाहिए 21 वर्ष। देखते हैं वोटिंग का राइट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 18th ईयर। ठीक है, वोटिंग का राइट जो है वो 18th ईयर, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, वो था 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत यह बतलाया गया कि 21 वर्ष नहीं बल्कि 18 वर्ष होगा। 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना, 21 वर्ष के से अधिक की एज के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा बतलाया गया है। यानी कि ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए कितना एज होना चाहिए? 21 वर्ष। जैसे अगर मुखिया बनना होगा तो 21 साल। ठीक है, वही अगर बात किया जाए विधानसभा या लोकसभा का, तो विधानसभा लोकसभा के लिए जो एज होना चाहिए वो होना चाहिए 25 साल। ठीक है, विधानसभा लोकसभा के लिए 25 साल। वही अगर बात किया जाए विधान परिषद एवं राज्यसभा के लिए तो यह एज है 30 ईयर, 30 साल। अगर बात किया जाए राज्यपाल यानी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए तो यह होना चाहिए, वो होना चाहिए 35 साल। ठीक है, 35 साल। तो लोकसभा एवं विधानसभा के लिए 25 साल, विधान परिषद एवं राज्यसभा के लिए 30 साल और गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए 35 साल, ग्राम पंचायत के लिए 21 साल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो यह होता है 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बांग्लादेश की स्थापना कब होता है, तो यह होता है वर्ष 1971 में। ऑप्शन होता है जाएगा बी। बांग्लादेश का सृजन वर्ष 1971 में हुआ। 1970-71 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हुआ। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की जनता पूर्णतः मुजीबुर रहमान के साथ ही 2 दिसंबर 1971, डेट याद रखना है, 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के हवाई अड्डे के ऊपर भीषण बमबारी किया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही प्रारंभ की थी। ठीक है, भारतीय सेना प्रारंभ किया गया 4 दिसंबर को, इसीलिए 4 दिसंबर को मनाया जाएगा मैत्री दिवस। ठीक है, मैत्री दिवस 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही प्रारंभ कर दी और पाकिस्तान की लगभग 6000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। अंततः 16 दिसंबर 1971 को, डेट याद यहाँ से रखना है, एक 4 दिसंबर को मैत्री दिवस, एक याद रखना है 16 दिसंबर को मनाएंगे हम विजय दिवस। ठीक है, बांग्लादेश में मनाया जाएगा 16 दिसंबर को विजय दिवस। अंततः 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट याद रखना है नाम, इंदिरा गांधी। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी यह संबंधित है हॉकी खेल से। ध्यानचंद ट्रॉफी संबंध है हॉकी से। एक डेट याद रखिएगा 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, और यह मेजर ध्यानचंद का जो है बर्थडे है। ध्यानचंद ट्रॉफी खेल से संबंधित है। हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, वो है हॉकी। हॉकी से संबंधित अन्य कप एवं ट्रॉफियां हैं रंगा स्वामी कप, आगा खा कप, बेटन कप, बेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, मरुगप्पा गोल्ड कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है। ठीक है, रंगा स्वामी कप, आगा खा कप, बेटन कप, बेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी और मरुगप्पा गोल्ड कप। अब देखते हैं अगर फुटबॉल से, तो फुटबॉल से संबंधित है
DCM ट्रॉफी, ठीक है, DCM ट्रॉफी, BC राय ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये सभी फुटबॉल से है। बैडमिंटन से बात किया जाए तो नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सभी बैडमिंटन से है। क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, श्री के नायडू ट्रॉफी। पोलो से अगर बात किया जाए तो एजार कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, ये सभी पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? तो सूरदास की काव्य रचना है। सूरदास की काव्य रचना है सूरसागर, ठीक है। सूरदास का बात किया जाए तो ये एक लेखक हैं जिन्होंने लिखा है सूरसागर। सूरदास की रचना है। सूरदास 16वीं सदी में एक प्रमुख कवि थे जो अपने भक्ति रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ये एक भक्ति कवि हैं जो मुख्य रूप से कृष्ण पर केंद्रित थी। उनके सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है सूरसागर, जो एक कविताओं का संग्रह है जो कृष्ण के बचपन, गोपियों के साथ उनके संबंध और ब्रज से उनके प्रस्थान का पता लगाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन तो यह किया गया था सरकारिया आयोग की सिफारिश पे, सरकारिया आयोग के सिफारिश पे। और इसका गठन बात किया जाए तो 1983 में सरकारिया आयोग का गठन होता है केंद्र राज्य संबंध के लिए। इसी के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का वर्णन, उद्देश्य है राज्य के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करना। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। के संथानम समिति के सिफारिश पे भ्रष्टाचार विरोधी समिति का गठन किया गया जो 1962 में रिपोर्ट दिया, और इसी की अनुशंसा पर CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, ठीक है। CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति के सिफारिश पे। उसके बाद है राजमन्नार आयोग, 1969 में केंद्र राज्य के बीच विवाद को सुधारने के लिए लाया गया राजमन्नार आयोग, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध के से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन हो जाएगा C, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा का डॉल्फिन। देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज का बात किया जाए तो यह हो जाएगा तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। पशु बाघ, फूल कमल, फल हो जाएगा आम, पक्षी हो जाएगा मोर, राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगा रुपया, ठीक है, रुपया। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो गया। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो यह वर्ष 1950 में, डेट याद रखना है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, ठीक है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के 24 जनवरी 1950 में हस्ताक्षर किए। इसमें कुल 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई को। राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी को एवं राष्ट्रमंडल का सदस्य बना भारत 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो यह किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C। वर्णन किया गया है 148 से 151 तक, 148 से 51 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बतलाया गया है। महालेखा का कार्यकाल वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1858 में। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया एवं 1884 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में पुनर्निर्मित किया गया, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका जो पद है वो आया है किस अधिनियम के तहत? तो 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 24, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के समान। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित पर हस्ताक्षर, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो यह था 24वां संविधान संशोधन। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो यह है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा
24वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। यह 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को संविधान के किसी भी भाग में शक्ति प्रदान करने की शक्ति दी गई। संसद संविधान की मूल संरचना को बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण संशोधन जो हाल ही में की गए, वो है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन का संबंध है जीएसटी से। 102वां संविधान संशोधन का संबंध है ओबीसी को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओबीसी कमीशन, ठीक है, ओबीसी कमीशन को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा में एससी एवं एसटी की लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया। लोकसभा में स्थानों का आरक्षण 104वां के तहत। 105वां के तहत ईबीसी, कौन सा कास्ट ईबीसी के अंतर्गत आएगा वो अधिकार दिया गया राज्य को, डिसाइड करने का अधिकार दिया गया राज्य को। 106वां के तहत विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, ठीक है, महिलाओं को 33% का आरक्षण, और इसे लागू किया जाएगा 2029 के बाद। महिलाओं का कोटा 15 साल तक जारी रहेगा और संसद बाद में लाभ की अवधि बढ़ सकती है, ठीक है। यहाँ पूछा गया था राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। यह था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया यह कहलाएगा समाजीकरण। द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग सोशल वैल्यूज इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जल प्रदूषण अधिनियम आया वर्ष 1974 में। जल प्रदूषण अधिनियम आया वर्ष 1974 में। 1986 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण आया 1972 में। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। 1981 में आता है वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। यहाँ से 3 याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। 1986 में आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यहाँ से ध्यान देना है 1972 में आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वन्य जीव एक छोटा जीव है, इसे संरक्षण के लिए यानी कि सभी जीव हो जाएंगे। उसके बाद वन आएगा यानी कि जंगल यानी कि वन्य संरक्षण अधिनियम। ये आता है 1980 में। 1980 में एक वन को संरक्षण के लिए अधिनियम आता है। उसके बाद वन के बाद हो जाएगा पूरा वन्य जो कहलाएगा वो कहलाएगा पर्यावरण। यहाँ से ध्यान देना है ये एक वन्य जीव है। जैसे 1973 में आया, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है, इसी के तहत आता है। 1972 जो है वो एक वन्य का जीव है, यानी कि जैसे अगर देखा जाए तो एक जीव ले लेते हैं लायन या टाइगर, एक टाइगर है एक वन्य जीव है, तो यह लाया गया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में। अब इसे प्रोटेक्ट किया गया। उसके बाद 1980 का वर्ष में एक जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया 1980 में। अब एक जंगल को प्रोटेक्ट करनी है तो अब पूरा पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है, तो इसे लिया जाएगा 1986 में। 72, 80, 86 याद रखना है। 1981 का बात किया जाए तो 1981 में वायु प्रदूषण आया। 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम आता है। और एक याद रखना है वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में आता है। नेक्स्ट है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा किया गया था, तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देना है, यहाँ पे 2 में कंफ्यूजन होता है। एक सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाएगा, भारत में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का बात किया जाए तो यह आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में प्रथम बार कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वही अगर बात किया जाए संघीय न्यायालय का, तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था, जिसमें एक हेड थे जिन्हें मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। एक
मुख्य न्यायाधीश एवं 2 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश थे वो हैं गैवेरिस मेयर्स, ठीक है, वही 2 अन्य न्यायाधीश थे। अगर बात किया जाए 1935 का भारत शासन अधिनियम का, तो इसे हम भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट की संज्ञा देते हैं, क्योंकि अधिकतर जो बात लिया गया है हमारे संविधान में 1935 का ही कॉपी है। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। इसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। 1935 के द्वारा प्रांत में द्वैत शासन समाप्त किया गया एवं केंद्र में लगाया गया। इसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। 1935 के अधिनियम के तहत 37 में, वही बर्मा को भी 1935 के अधिनियम के तहत 37 में अलग किया जाता है, ठीक है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या था, तो इसे अब यहाँ देखते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिकता का जनक, ठीक है। इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी, ठीक है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। 1919 के अधिनियम में इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसमें एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना की गई 1919 के शासन अधिनियम के तहत ही। तो देखिए 1919, 1909, 1935 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ये 1917 था। इसके में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना है। देखते हैं आगे 29 राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अन्य क्या लिया गया है, तो संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट CA जो अनुच्छेद 368 में है वह लिया गया है कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया एवं संविधान संशोधन ये सभी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। अमेरिका से अगर बात किया जाए तो अमेरिका से हम लोगों ने प्रमुख रूप से प्रस्तावना अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर बोला जाएगा तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार भाग 3 में, न्यायिक पूर्णावलोकन भाग 5 में, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग आर्टिकल 61 में, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात ये सभी अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से बात किया जाए तो आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा एवं अन्य सदस्य जो केंद्रीय अन्य राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, साहित्य आदि, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, जो 12 व्यक्ति का मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसका प्रोसेस ये सभी लिया गया है आयरलैंड से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भारत में वरीयता अनुक्रम पूछा गया है। वरीयता अनुक्रम यानी कि सबसे ऊपर कौन होंगे, उसके बाद कौन होंगे, ठीक है। तो सबसे आगे होंगे, सबसे प्रथम व्यक्ति होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट सबसे प्रथम होते हैं, दूसरे नंबर होता है उपराष्ट्रपति का, तीसरा नंबर होता है प्रधानमंत्री का। इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रथम हो जाएंगे राष्ट्रपति, दूसरा हो जाएगा उपराष्ट्रपति, तीसरे हो जाएंगे वो होंगे प्रधानमंत्री। अब चौथा देखते हैं। चौथा होंगे अपने राज्य में राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। चौथा हो जाएंगे अपने राज्यों में राज्य के राज्यपाल, पहला, दूसरा, तीसरा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दो में, ठीक है, राष्ट्रपति ही होंगे, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तीसरा हो जाएंगे प्रधानमंत्री, चौथा का नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल का। पांचवा वो है पूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री का, पूर्व राष्ट्रपति एवं उप प्रधानमंत्री का। उसके बाद है छठा नंबर है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष का, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष का, ठीक है। तो 6 नंबर तक अगर आप याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहला जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 31। संसद में प्रथम
लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था वर्ष 1968 में। 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष थे हनुमंथैया, ने लोकपाल के गठन की अनुशंसा की। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में किया गया। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल के तौर पर नियुक्त हुए। वर्तमान में अभी लोकपाल हैं अजय मानिकराव खानविलकर। पहले लोकपाल बिल पूछा गया था, तो यह पेश हुआ था वर्ष 1968 में। मौलिक अधिकार का उल्लंघन, इनमें से कौन सा है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो न्यूनतम मजदूरी न देना, यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। बात किया जाए अगर मौलिक अधिकार का, तो यह लिया गया है अमेरिका से भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 21 देखिएगा, अनुच्छेद 21 से संबंधित है न्यूनतम मजदूरी का न देना। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ मामला 1982 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करने के तुल्य है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। पूछा गया है निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो यह आता है जहांगीर के दरबार में। फाइयान ह्वेनसांग आते हैं हर्षवर्धन के समय में। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ये गुप्त शासक थे, यानी कि फाइयान प्रथम हो जाएंगे, यानी कि सेकेंड। उसके बाद ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, बाद में इनका कार्यकाल होता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन, उसके बाद आता है जहांगीर के, ये टॉमस रो तो अंग्रेज थे, तो 2, 3, 1 हो जाएगा। 2, 3 और 1 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 5-1 जैसे यहाँ पे आपको न भी याद रहेगा तो भी बना सकते हैं अगर क्रम समझ में आएगा तो। ठीक है, 5-1 399 AD में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 AD में चीन से भारत आए थे। ह्वेनसांग ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सी युकी के नाम से लिखा है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान में शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के कई भाषा में व्यापार करने एवं फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो नवरत्न रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। अष्टदिग्गज का बात किया जाए तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा गया। देखिए यहाँ पे है अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे नवरत्न। ठीक है, नवरत्न ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे नवरत्न। नवरत्न में कौन कौन थे? तो नवरत्न में है धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, घटपर्कर, ब्राह्ममिहिर, छपनक, शंकु, वररुचि, बेताल भट्ट, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। 9 व्यक्ति धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, घटपर्कर, ब्राह्ममिहिर, छपनक, शंकु, वररुचि एवं बेताल भट्ट। नेक्स्ट है बोस्टन की पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे संबंधित है किस देश से? तो अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति का तत्कालिक कारण बना था बोस्टन की टी पार्टी। बोस्टन की टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना अमेरिकी की क्रांति से संबंधित है। बोस्टन की टी पार्टी एक राजनीतिक विरोध था जो 16 दिसंबर 1773 को सेंस ऑफ लिबर्टी द्वारा मैसेच्यूसेट्स में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में किया गया। बोस्टन की टी पार्टी ब्रिटिश संसद के टी अधिनियम के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। बोस्टन टी पार्टी ब्रिटिश संसद के टी अधिनियम के खिलाफ एक प्रदर्शन था। इस विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित 342 चाय की पेटियों को अमेरिकी देशभक्त बोस्टन हार्बर में जहाज़ों से फेंक दिया गया था। प्रदर्शनकारी चाय पर कर लगाने और अंग्रेज के कथित नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। तो यह संबंधित है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। 4 जुलाई 1776 को होता है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है और प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा प्रतीक चिन्ह है घोड़ा और कहलाता है महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के गृह त्याग की घटना। ठीक है, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति को बोधिसत्व कहा गया। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। वर्ड याद रखना है, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, ज्ञान प्राप्ति बोधिसत्व, धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग किया। 35 वर्ष की आयु में संबोधि यानी कि बोधिसत्व प्राप्त हुए एवं 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो यह होता है 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विश्व स्तर के अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना जनवरी 1920 में किया गया। 28 जून 1919 को हुई वर्साई की संधि में प्रथम 26 धाराएं राष्ट्रसंघ से संबंधित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बना था? तो यह कांस्य धातु से बना था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बना था? तो यह कांसे का बना था। कांस्य युगीन सभ्यता ही कहलाता है मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से बनी थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। इस प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई है 10-10.5 सेंटीमीटर। इस मूर्ति की खुदाई ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके द्वारा 1926 में की गई थी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 39। यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा? 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है, भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर का योग 36 है, तो औसत निकालेंगे तो 36/3 यानी कि ये हो जाएगा 12। तो 3 क्रमागत संख्या कौन होंगे? तो 10, 12, 11 तो भाज्य नहीं है, 11, 12, 13 भी नहीं, 14। ठीक है, देखिए योग कितना है, 4 2 6 36। तो पूछ रहा है इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल होगा तो 14 × 12 यानी कि 14 140 और 28 यानी कि 168 यानी कि हो जाएगा, ये हो जाएगा 1680। ऑप्शन हो जाएगा सी। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु है रामानंद। अगर बात किया जाए रामानंद के गुरु कौन है? तो रामानंद के गुरु हैं राघव नंद। ठीक है, याद रखना है, रामानंद के गुरु हैं राघव नंद। ऑप्शन हो जाएगा बी। संत कबीर के गुरु हैं रामानंद। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया। कबीर प्रथम संत हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त किया। कबीर ये निर्गुण संत थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। कबीर की रचना है बीजक शबद रसाल। याद रखना है, बीजक, साखी, शबद और एक याद रखना है रसाल। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर ने ईश्वर निराकार और निर्गुण थे। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे। शिक्षा जो है वो बीजक में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट है 1564 में अकबर द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? 1564 में अकबर ने कौन सा कार्य किया था? तो अगर बात किया जाए तो 1500, देखिए यहाँ ध्यान देना है, 1562 में हरमदल से मुक्ति, 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 64 में जजिया कर की समाप्ति हुई थी। जजिया कर की समाप्ति 64 में। और जजिया कर क्या था? तो नन मुस्लिम से टैक्स लिया जाता था। जो नन मुस्लिम से थे, मुस्लिम नहीं थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय 712 ईस्वी में आक्रमणकर्ता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति 64 में। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति की गई थी। दास प्रथा का अंत 1562 में। दास प्रथा का अंत, हरमदल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर 63 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में एवं इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में। और मजहर की घोषणा 1579 में। और दीन ए इलाही धर्म चलाया 1582 में। और इलाही संवत चलाया 1583 में। ठीक है, 1582-83 ध्यान देना है। दीन ए इलाही धर्म चलाया 1582 में और इलाही संवत बोला जाएगा तो यह हुआ 1583 में। नेक्स्ट है विजयनगर के साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो यह है मदुरा विजयम, ए फॉरगेटन एम्पायर, गुलशन इन इब्राहिमी। ये तीनों पुस्तक स्रोत के रूप में है। ठीक है, ए फॉरगेटन एम्पायर, मदुरा विजयम, गुलशन ए इब्राहिमी। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र में
ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुआ 1914 में। ठीक है, 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो यह हो जाएगा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। ताना भगत आंदोलन का बात किया जाए तो यह जतरा भगत के नेतृत्व में वर्ष 1914 में गुमला क्षेत्र से हुआ। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप धार्मिक एवं सामाजिक सुधार था तथा इसका अंतिम उद्देश्य स्वशासन को स्थापित करना था। जतरा उराव या जतरा भगत का जन्म वर्तमान के गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में वर्ष 1888 में हुआ। जतरा उराव 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन, अंधविश्वास आदि दुर्गुण को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान चलाया, जिसे ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना गया। ताना भगत आंदोलन का उद्देश्य, ताना भगत आंदोलन को उसके शुरू करने के काल से कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कुरुख धर्म उराव जाति का मूल धर्म था। ठीक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ताना भगत आंदोलन के लोगों ने गांधी जी के संदेश को काफी सजगता से अपनाया था। नेक्स्ट है 44 में क्वेश्चन बोला गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन थे? तो वे हैं एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का बात किया जाए तो यह हुआ 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस समय इंग्लैंड की गद्दी पर है एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक रहती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया जाता है। ठीक है, सितंबर 1599 में इस समूह ने अपना प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के पास प्रस्तुत किया, लेकिन पहली बार प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं रहा। इस समूह ने अपनी प्रयास जारी रखा और ठीक है, अंततः 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस समूह के पूर्व के साथ व्यापार करने के महारानी द्वारा चार्टर के तहत आदेश प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल अनुक्रम क्या है? देखिए यहाँ पे दिया है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का संबंध है गुलाम वंश से। इल्तुतमिश का बात किया जाए तो इल्तुतमिश का संबंध है गुलाम वंश से। ठीक है, इल्तुतमिश का संबंध है गुलाम वंश से और इनका कार्यकाल है इल्तुतमिश का वो है 1210 से 1236 तक। ठीक है, 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। अकबर का बात किया जाए तो अकबर हुमायूं के बाद आते हैं, यानी कि 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल होता है। शेर शाह सूरी 1540 से 45 तक। 1540 से 45 तक शेर शाह सूरी का शासन होता है। वही अगर बात किया जाए अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक शासन होता है। 1296 से 1316 तक खिलजी वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का शासन होता है। तो यहाँ से मिला लेना है। सबसे पहले हो जाएगा इल्तुतमिश गुलाम वंश से, उसके बाद खिलजी वंश से, यानी कि 4, 3, और उसके बाद हो जाएंगे शेर शाह सूरी 1, और वो हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा अकबर 4, 3, 1, 1, 2, 4, 3, 1, 2 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। वे किसका विरोध कर रहे थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। डेट याद रखना है 8 अप्रैल 1929। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था और ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में किया गया था। उसके विरोध में, ट्रेड सेफ्टी बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, और इन्होंने कहा हमारा उद्देश्य सोए हुए लोगों को जगाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 47। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन, तो इसमें गठन के प्रमुख रूप से हैं फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह एवं अन्य। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1931 में बिहार में समाजवादी दल का गठन गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामनंद मिश्रा, फूलन प्रसाद वर्मा आदि के द्वारा किया गया था। पार्टी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो एवं राजाओं और जमींदारों को उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। 19 अप्रैल 1954 को गया
गया बिहार में जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। जयप्रकाश नारायण का निधन पटना में 8 अक्टूबर 1979 को हृदय बीमारी और मधुमेह के कारण हो गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी, अशोक मेहता आदि के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी ही क्यों पुस्तक लिखा था, ठीक है। 20 अगस्त 1920 को एम एन राय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1920 में एम एन राय के द्वारा। नेक्स्ट है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, तो यह घोषणा किया गया था जून 1948 के द्वारा, जून 1948 तक। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 49। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, तो वो बनाया गया था अविंदरनाथ टैगोर के द्वारा, अविंदरनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एपल। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, तो वे थे अविंदरनाथ टैगोर। अविंदरनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता के चित्रों को पहली बार बनाया। अब ये देखते हैं स्वदेशी आंदोलन से वर्ड देखना है, जो डेट इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन लागू हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस, मैत्री दिवस, राखी दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। राजा रवि वर्मा ने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पत्रों का चित्रण किया। उनके चित्र में हिंदू देवी देवताओं को बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। यह पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा और भारत माता की पेंटिंग। तो भारत माता की पेंटिंग बनाए थे अविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में, 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं का जब होली जलाया जा रहा था तो उनको ये निष्ठुर बर्बादी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 50। यह किसने कहा, क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। यह कौन कहे थे, तो यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवादी नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। 23 जनवरी को हाल ही में नरेंद्र मोदी के समय में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 एवं 1939 में हरिपुरा एवं त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी एवं फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना बर्लिन जर्मनी में 1942 में किया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया। इन्होंने 2 प्रमुख स्टेटमेंट दिए हैं, दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 51। नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, अगर यदि एक बैंक है तो अब बैंक अपने जमा राशि का कुछ पूंजी आरबीआई के पास जमा करता है तो वह कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अपने कैश रिजर्व रेशियो वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत होता है जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई के पास जमा होता है। यदि कोई वाणिज्यिक बैंक है उसके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में कुछ पैसा जैसे 20 रुपया वो जमा कर दे यदि आरबीआई के पास, तो यह कहलाएगा कैश रिजर्व रेशियो। इस जमा धन पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है, यानी कि आरबीआई को इस पे कोई ब्याज नहीं देगा। तो इसमें से प्रभाव क्या पड़ेगा, तो बैंकों के पास अधिक तरलता होगी। ठीक है, बैंकों के पास तरलता अधिक होगी, अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकता है। कहता है यहाँ पे अनुपात कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे ये कैश रिजर्व रेशियो जो रखा जा रहा है, पैसा जो रखा जा रहा है वो 20 की जगह पे 10 ही दिया जाए। ठीक है, वो 20 रुपया न रख के यहाँ पे 10 रुपया दे रहे हैं, तो इसका परिणाम हम क्या देखेंगे, तो बैंक के पास 80 नहीं बल्कि 90 रुपया होगा। अगर 20 रुपया देंगे तो बैंक के पास 80 रुपया होगा, अगर 10 रुपया देंगे तो बैंक के पास 90 रुपया होगा। तो बैंक के पास अधिक तरलता होगा, यानी कि लिक्विडिटी अधिक होगा, आसानी से ऋण दे सकता है। अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकता है क्योंकि बैंक के पास 90 रुपया है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, बिल्कुल यहाँ पे 90 रुपया है, यहाँ पे 80 रुपया ही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो ऑप्शन चारों सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है 52, कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? बेरोजगारी का प्रभाव इनमें से कौन नहीं है? तो जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय, आर्थिक अधिभार में वृद्धि, एक अर्थव्यवस्था में समग्र विकास में बाधा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यदि बेरोजगारी होगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि यह बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 53, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार करेंगे? तो कुल जनसंख्या बटा कुल आय बटा कुल जनसंख्या। टोटल आय मान लिया जाए कि 100 रुपया आय है और कितने लोग कमाएं, तो 5 लोग कमाएं, तो प्रति व्यक्ति आय होगा 20-20 रुपया, यानी कि कुल आय, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान केंद्र, यह है असम के जोरहट में, तो ये हो जाएगा। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, है कर्नाटक के चिकमंगलुरु में। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है कर्नाटक चिकमंगलुरु में। रबड़ अनुसंधान केंद्र है केरल कोट्टम में, तो ये हो जाएगा सी। रेशम अनुसंधान केंद्र यह हो जाएगा कर्नाटक मैसूर में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो BCAD यानी कि ए का हो जाएगा चाय, यह हो जाएगा 3, कॉफ़ी हो जाएगा चिकमंगलुरु यानी कि 1, रबड़ हो जाएगा वो हो जाएगा कोट्टम यानी कि हो जाएगा 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का उल्लेख है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध यह अनुच्छेद 11 के तहत अनुच्छेद 245 से 255 के बीच है। 245 से 255 के बीच विधायी संबंध है और 256 से 263 के बीच प्रशासनिक संबंध है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के संबंध केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंध है। विधायी संबंध पूछा जाएगा तो 245 से 55 तक, प्रशासनिक संबंध का बात किया जाए तो 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होगी एवं भुगतान संतुलन में सुधार होगा। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 57, रॉबिनहुड प्रभाव किससे संबंधित है? रॉबिनहुड प्रभाव का संबंध किससे है? तो यह है आय पूर्ण वितरण से। रॉबिनहुड प्रभाव एक आर्थिक स्थिति है जिसमें आर्थिक असमानता को कम करने के लिए समाज के गरीबी को देने के लिए अमीरी से धन लिया जाता है। रॉबिनहुड प्रभाव से आय का पूर्ण वितरण किया जाता है ताकि आर्थिक असमानता कम हो सके। यह बाजार आधारित घटनाओं या सरकारी आर्थिक नीतियों के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 58, दाब की इकाई क्या है? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन वर्ग मीटर। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। प्रेशर एक यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। नेक्स्ट है धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मे के लेंस में तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है क्रूक्स कांच का। धूप चश्मे के लेंस में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। यह पराबैंगनी किरणों से होने वाली हानि से बचाता है। फिलांट कांच का उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में फिलांट कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच का यूज प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। प्रकाशीय कांच का उपयोग चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म आदि बनाने में प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 60, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदल जाता है। यह बिल्कुल सही है। द्रव्यमान यानी कि मास, ये सभी जगह पे सेम होता है। वही अगर बात किया जाएगा वेट का, तो वेट डिपेंडेंट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और जी पे डिपेंड कर रहा है। इसके कारण वेट हमेशा बदलते रहता है, जगह जगह पे वेट चेंज होगा। यानी कि वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। भार स्थान बदलने पर घट या बढ़ सकता है जबकि द्रव्यमान एक समान रहता है। ये जी पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घटता है। पृथ्वी के नीचे या ऊपर जाने पर, पृथ्वी के नीचे या ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं कौन सा कथन वो है असत्य है। हेलिना क्या है? तो भारत में एंटी टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना
हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी नहीं बल्कि हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, हेलिना, तो यहाँ पे ए असत्य हो जाएगा। हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी नहीं बल्कि यह एक प्रकार का टैंक रोधी मिसाइल है। ब्राकेट सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट है। चिनूक लाइट वेट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चिनूक अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा लाइट वेट हेलीकॉप्टर है। बराकेट डीआरडीओ और इजराइल द्वारा विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाका भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट मिसाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, वो गलत मिलान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 62। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसके लिए? ट्रांसफार्मर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का बात किया जाए तो इस प्रकार का कुछ होता है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं, जिसमें प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न लगाए जाते हैं। यह म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है तथा सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करता है, ना कि डीसी पे। और एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है, यानी एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए। ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एवं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? एक अर्ग इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 10⁻⁷ जूल लिखा है। ठीक है, तो एक जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। तो एक अर्ग इक्वल टू बतलाया गया है 10⁻⁷ जूल, बिल्कुल सही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल, और एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.186 जूल। तो इनमें से सभी सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है? कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग व्यक्तीकरण एवं विवर्तन नहीं दिखाते हैं। व्यक्तीकरण एवं विवर्तन नहीं दिखाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, व्यक्तीकरण एवं विवर्तन नहीं दिखाते हैं, यह गुण नहीं है। वे तरंग जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। ये अनुप्रस्थ एवं उदासीन होते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं तथा तरंगों के संचरण की दिशा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन क्षमता यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर क्या है? तो कितना आसानी से कितना दूर तक जा सकता है। ठीक है, पेनेट्रेटिंग पावर के अनुसार बतलाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में। तो सबसे अधिक जो होता है भेदन क्षमता वो होता है सबसे अधिक अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा गामा का, उसके बाद बीटा का और उसके बाद हो जाएगा अल्फा का, गामा बीटा अल्फा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, गामा बीटा अल्फा। अल्फा बीटा तथा गामा की विधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में है, गामा बीटा अल्फा। गामा किरणें की विधन क्षमता अत्यधिक होती है। आयनन क्षमता, जिसका भेदन क्षमता जितना अधिक होगा उसका आयोनाइजेशन। यहाँ पे दो याद रखना है, एक है पेनेट्रेटिंग पावर, एक है आयोनाइजिंग पावर। ठीक है, आयोनाइजिंग पावर, जिसका पेनेट्रेटिंग पावर अधिक होगा उसका आयोनाइजिंग पावर कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह आभासी और बड़ा होगा। इमेज बना के देख सकते हैं, तो यह आभासी और बड़ा बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं, संतरा में एसिटिक अम्ल पाया, सिट्रस फ्रूट है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, ना कि फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल ये चींटियों में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ना कि संतरा में। संतरा में सिट्रस फ्रूट है तो सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड संतरा में। इमली में टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और इमली में टार्टेरिक अम्ल। तो इस प्रकार से याद रखना है, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और संतरा में सिट्रस फ्रूट। ऑप्शन बी होगा, वो सुमेलित नहीं है। फॉर्मिक अम्ल का बात किया जाए तो यह पाया जाता है चींटियों में। ठीक है, चींटी जो रेड एंट होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण का बात किया जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो प्रकाश, पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन शर्करा बनाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी एक
उत्पाद के रूप में होता है, यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। इसमें बतलाया गया है कौन सा घटना नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ से एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 884 रुपये का वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि अर्धवार्षिक रूप से हो। तो 6% हो जाएगा हमारा परसेंटेज, और जो टी हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 1604.50। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा एक पॉलीमर नहीं है, कौन सा एक पॉलीमर नहीं है, तो ये हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है, तो मोनोमर अधिक जुड़ते हैं, मोनोमर के मिलने से बनता है पॉलीमर। ठीक है, एक मोनोमर जुड़कर बनाते हैं पॉलीमर। तो इसमें कैप्रोलैक्टम है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका फॉर्मूला होता है CH2 का होल 5 CONH। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन, नायलॉन, ये सभी पॉलीमर हैं। ठीक है, ये सभी पॉलीमर हैं। कैप्रोलैक्टम पॉलीमर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 71। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, तो विटामिन B6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को, B1 को थायमिन कहा जाता है थायमिन, B2 को राइबोफ्लोबिन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथेनिक एसिड, B5 को पेंटाथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड और B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामीन। ठीक है, विटामिन के को कहा जाता है फ्लोक्विनोन, विटामिन के को फ्लोक्विनोन, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, और ई को टेकोफेरॉल और ए को रेटिनॉल कहा जाता है। इसमें से 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वसा में और जल में घुलनशील। घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, वही ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखना है। विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यह है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन हो जाएगा ए, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन से मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, तथा रचना में शरीर की सबसे जटिल कोशिका होती है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं, मोलर्स। मोलर्स दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 12 चवर्णक होते हैं। ठीक है, 12 चवर्णक होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। अगर बात किया जाए प्रकार का, ठीक है, एक होते हैं 4 प्रकार, कौन कौन है, तो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है 2 1 2 3। ठीक है, एडल्ट का फॉर्मूला है, एडल्ट का टीथ फॉर्मूला है 2 1 2 3। वही अगर बच्चा का देखा जाए तो 2102 ये बच्चा का है, और ये एडल्ट का टीथ फॉर्मूला है 2 1 2 3। 4 प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 74। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो ये निकलेगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इससे निकलेगा वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। अधवृक, एड्रिनल ग्लैंड से निकलेगा कार्टिसोल। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 75। एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होता है, एथलीट फुट बीमारी एथलीट फुट कबक के कारण होता है, यानी कि फफूंद के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। और किसके कारण होता है, तो यह होता है टीनिया पेडिस। उस दिन भी बतलाए थे, टीनिया पेडिस। पैर में है तो पेडिस, और गंजापन, गंजापन होगा वो होगा कपेटिस के कारण, कपेटिस के कारण गंजापन होगा। ठीक है, और फ्यूमिगेटस के कारण होगा दम्मा, फ्यूमिगेटस के कारण होगा दम्मा, याद रखना है फ्यूमिगेटस। एथलीट फुट फफूंद के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा एक रूपांतरित तना है, कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो आलू एक रूपांतरित तना है। आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरिक स्तंभ कंद जिनमें भोजन का संचय हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं यानी कि बर्ड्स पाई जाती है जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेते हैं। आलू की आंखें पर्व संधि यानी कि नोड्स को प्रदर्शित करती है जिससे नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, एथलीट फुट ये रूपांतरित तना है वो हो जाएगा आलू। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है
स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 45 किलोमीटर दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या है? तो 35/9 प्लस 6 और 45/9 + 6 प्लस 45/9 - 6, ठीक है। तो 45/9 = 15 यानी कि 3, 45/9 - 6 3 यानी कि 15, यानी कि 15 और 3 18 घंटा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन हो जाएगा सी। डायनमो आप देख सकते हैं जनरेटर, ठीक है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो क्या होगा? तो स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉपलर प्रभाव का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप ट्रेन से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेन आ रही है तो जितना नज़दीक आता है तो उसका सीटी उतना ही अधिक तीव्रता से सुनने को मिलता है, यानी कि स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक डॉपलर ने ध्वनि के प्रकाश के आवृत्ति पर अपेक्षित गति के कारण इसे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया। डॉपलर महोदय के अनुसार स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच अपेक्षित गति के कारण उसे आवृत्ति में कमी या वृद्धि होती है, जिसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब स्रोत एवं प्रेक्षक एक दूसरे की ओर समान वेग से गतिमान हो, स्रोत एवं प्रेक्षक समकोणीय अवस्था में हो, स्रोत एवं प्रेक्षक विराम अवस्था में हो तो डॉपलर प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 79 के बाद 80 नंबर देखते हैं। सही कथन चुनिए। सही कथन बतलाना है, इनमें से कौन सा होगा? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं, कम नहीं बल्कि ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, हरा प्रकाश से ज़्यादा होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, बैगनी से नहीं। नेक्स्ट है ओम का नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होगा? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यह बतलाया गया है ओम के द्वारा। ओम का नियम V/I बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आर के। यहाँ पे बतलाया गया है यदि करंट बढ़ता है, यानी कि करंट का वैल्यू बढ़ाएं और V ये वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहे तो R क्या होगा? तो R का वैल्यू और प्रतिरोध और कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखना चाहे यहाँ पे 10 वोल्ट है और करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो R इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। R का वैल्यू हो जाएगा 5 ओम। यदि अब वही R का वैल्यू इसे 10 ही रहा दिया जाए और अब करंट का वैल्यू 2 एम्पियर से 5 एम्पियर कर दिया जाए तो R का वैल्यू हो जाएगा 2 ओम, यानी कि प्रतिरोध क्या हो गया? प्रतिरोध हमारा कम गया, प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। 2 केस देख लिए। एक केस में यदि वोल्टेज को 10 वोल्ट रखें और एम्पियर यानी कि करंट को 2 एम्पियर रखते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है वो होता है 5 ओम। अब क्या किए? वोल्टेज को कांस्टेंट रखें यानी कि 10 वोल्ट ही रखें, लेकिन धारा को हम बढ़ाएं यानी कि 2 के जगह पे 5 एम्पियर दिए तो हमें जो रेसिस्टेंस मिला यानी कि 2 ओम मिला। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिरोध अब कम गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई हाल ही में स्थापित किया गया है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। गीता राणा का बात किया जाए तो लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर बनी है गीता राणा। आरती सरीन का बात किया जाए तो आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की बनी है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है आरती सरीन। सुप्रीति सिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला बनी है सुप्रीता सिटी। नेक्स्ट है हरित अमोनिया निर्यात के समझौते के लिए भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो यह हुआ है जापान के बीच। हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 85। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया? 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया? तो टोटल पद्म अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है 139 पद्म अवार्ड दिया गया, जिसमें 3 प्रकार के पद्म अवार्ड होते हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण जो दिया गया है वो 7 दिया गया है। पद्म विभूषण 7। 19 पद्म भूषण का बात किया जाए तो ये दिया गया है 19 और पद्मश्री, ठीक है। पद्मश्री दिया गया है
113, ऐसे याद रखिएगा। पद्म विभूषण, विभूषण तो 7, भूषण तो 19 और श्री तो 113, जितना बड़ा नाम उतना छोटा, ठीक है। विभूषण, विभूषण, ठीक है। विभूषण दिया गया है 7 को, पद्म विभूषण दिया गया है 7 को, भूषण दिया गया है 19 को और पद्म श्री दिया गया है 113 को, याद रखना है। टोटल जो है वो है 139 व्यक्ति, 139 व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है 20वां एशियाई खेल का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया नागोया में, जापान में। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीटी उषा को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी उषा, पिल्लू वालकंडी टेका परिवल उषा, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पे प्रमुख महिला का, तो अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह का रोवर संचालन करने वाली महिला बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति, ठीक है। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला बनी है। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला। एवं बिल्किस मीर ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, वो बनी है बिल्किस मीर। ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा पदाधिकारी बनी है कैप्टन गीतिका कौल। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख। नूरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है नूरा अल मतरोसी। ये हाल ही में प्रमुख महिला से जो संबंधित है। नेक्स्ट है EOS 8 मिशन किस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया था? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन 8 किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो SSLV D3 के द्वारा, SSLV D3 के द्वारा। देखते हैं हाल ही में RLV LEX-03 को RLV के द्वारा छोड़ा गया। इनसेट 3DS को GSLV F14 के द्वारा और DSAR मिशन को 56 PSLV C56 के द्वारा, DSAR मिशन को आदित्य L1 मिशन को PSLV C57 के द्वारा, एक्सपोसैट मिशन को PSLV C51 के द्वारा। गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान किया गया TV-D1 के द्वारा, ठीक है। EOS 8 मिशन पूछा गया था, तो यह है SSLV D3 के द्वारा। GSLV F14 के द्वारा छोड़ा गया इनसेट 3DS को, इनसेट 3DS को। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल शुरुआत किया गया है। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। हाल ही में देखते हैं ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल शुरुआत किया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। NATS 2.0 पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। स्वाति पोर्टल प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद द्वारा जारी किया गया। निर्माण पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री के द्वारा। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल केंद्रीय आवास मंत्रालय के द्वारा। PM सूरज पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में प्रमुख पोर्टल जो प्रारंभ किया गया है उसके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट है 90 नंबर। केंद्र सरकार ने कैमूर जिला में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने कैमूर जिला में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है, तो यह भी सही है। यानी कि पूछा गया है कौन सा सही है, तो दोनों सही है। VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा जो बन रहा है वो है कैमूर जिला में दूसरा बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया वियंतियाने में। 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 11 अक्टूबर 2024 को लाओस वियंतियाने में किया गया। विषय क्या था? तो एशियन कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देना। 46वां 47वां का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मलेशिया में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा आदिति योजना की शुरुआत किया गया है। आदिति योजना का शुरुआत किया गया है, बतलाना है आदिति योजना का पूरा नाम, ADITI का पूरा नाम क्या है, तो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स, ठीक है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 93, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक कितना है, तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 118, इंडिया का रैंक है 118, ठीक है। 2024 में भारत का इसका रैंक कितना था, तो 126 था, 126 से अभी वर्तमान में 118 नंबर पे आया है, और यह जारी टॉप है वो है फिनलैंड, फिनलैंड टॉप पे है, लगातार 8वीं बार फिनलैंड टॉप पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है, यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 14% का लाभ होता है, तो बतलाना है पेन का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400, ऑप्शन हो जाएगा डी। कॉल ऑफ द गियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह लिखा गया है प्रमिल नाथ वानी के द्वारा, प्रमिल नाथ वानी के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 96 नंबर, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो सज्जन का हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्जन, ठीक है, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दुर्जन, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, ऑप्शन हो जाएगा डी। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ है, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगा पोती, ऑप्शन हो जाएगा ए। ऐसे कुछ बना सकते हैं, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, तो पूछा गया है बी जो है ई से कैसे संबंधित है, तो बी ई से क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पोती, ठीक है, 1 2 3 तीसरा जनरेशन आया गैप, तो ये हो जाएगा पोती, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जेरंड, जेरंड बतलाना है आई लाइक फॉर वॉक, तो यहाँ पे आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट, यानी कि विपरीतार्थक बतलाना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सॉरी ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा ओपेक यानी कि अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी और ओपेक मीन्स हो जाएगा अपारदर्शी। ट्रांसलूसेंट का होता है पारभासी, ठीक है, ट्रांसलूसेंट मीन्स होता है पारभासी, ओपेक मीन्स होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। सॉलिड मीन्स होता है ठोस, ठोस। फ्रेजाइल मीन्स होता है कमजोर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपारदर्शी यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए इसके साथ 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।